हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम ट्रेड अवेयरनेस की बात करेंगे जो कि करंट अफेयर्स एंड जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग में हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज एग्जेम्प्टेड द इंपोर्ट्स ऑफ येलो पीज। तो कौन सी अथॉरिटी है यहाँ पर? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसने इंपोर्ट जो है एग्जेम्प्ट कर दिए हैं किस पर? येलो पीस पर, फ्रॉम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, जिसको बीसीडी बोलते हैं, एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो इसको इन दोनों चीजों से, कस्टम ड्यूटी और एआईडीसी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कब तक के लिए? मार्च 31 एंड 2024। इससे सिमिलर एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी सेम पेपर में आया था, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जो कि 2023 में अनाउंस करी गई थी बाय श्री पीयूष गोयल। ठीक है। इट इज अ डायनेमिक एंड ओपन एंडेड पॉलिसी दैट विल अकोमोडेट द इमर्जिंग नीड्स। पीएम मोदी हैज गिवन द विजन टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स मैनीफोल्ड। Shri Goyal, FTP seeks to take India's export to $2 trillion by 2030. And four pillars of FTP, Foreign Trade Policy, क्या क्या है इसमें? Incentive to remission, export promotion through collaboration, ease of doing business and emerging areas। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी। इसके ये 4 पिलर्स याद रखिएगा। और इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा बाय 2030। राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल सेक्टर। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। तो अभी जनवरी 16 2024 को यूनियन मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, मिस्टर पीयूष गोयल chaired the second meeting of the reconstituted Board of Trade in New Delhi. He announced the initiation of the Trade Connect e-platform, facilitating connection between Indian exporters and international trade stakeholders। ठीक है। जनवरी 2024 में एक न्यूज और है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, सेम जो कि पीयूष गोयल है हमारे, एस्पायर टू एलिवेट इंडिया एंड यूएई बायलैटरल ट्रेड टू यूएस 100 बिलियन। ठीक है। स्पीकिंग एट द यूएई इंडियन बिजनेस समिट ड्यूरिंग द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, he underscored the broad collaboration areas between the two nations, including space exploration, security, education and climate action। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है दिसंबर 2023 की। कौन सी दो कंट्रीज है? इंडिया एंड ओमान हेल्ड सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन ऑन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस। द लीडर एक्सप्रेस्ड satisfaction at the pace of ongoing negotiations for signing an इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको क्या बोला गया? सेपा, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलिए, इन नवंबर 2023 द कॉमर्स मिनिस्ट्री अनाउंस्ड दैट इट इज पार्टनरिंग विद ई-कॉमर्स कंपनीज to boost export from districts through the district as export hubs initiative. This collaborative efforts aims to empower MSMEs by leveraging e-commerce platforms. The Directorate General of Foreign Trade has signed a memorandum of understanding with Amazon focusing on capacity building for MSMEs. This strategic collaboration seeks to enhance the export capabilities of MSME in identified areas through the facilitation and support of e-commerce platform। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है अक्टूबर 9 की 2023। द कॉमर्स मिनिस्ट्री अनाउंस्ड दैट द एक्सपोर्ट स्टेटस सर्टिफिकेट will now be issued based on the available electronic data and traders will not have to apply to get the recognition। Next is from September 2023, it was announced that under the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, जो कि बिम्स्टेक बोलते हैं जिसको, इंडिया विल बी एनुअली एक्सपोर्टिंग एक्स वर्थ 350 करोड़। ठीक है। किसको? टू श्रीलंका स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टू हेल्प द आइलैंड नेशन टाइड ओवर द क्राइसिस। सितंबर 11 की क्या न्यूज है? इट वाज नोटिफाइड दैट इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव बिगन डिस्कशंस ऑन सेटलिंग देयर ट्रेड इन लोकल करेंसी। तो अब उनकी जो ट्रेड होगी वो लोकल करेंसी में सेट करी जाएगी। ठीक है। जो अगली हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है? मैया सुल्तानगंज पोर्ट ट्रायल।
The first trial movement of vessels carrying stone aggregates was flagged off recently in on the Maya Arika route, connecting किसको कनेक्ट करता है माया पोर्ट इन इंडिया टू सुल्तानगंज पोर्ट, और ये पोर्ट कहाँ पर है बांग्लादेश में, राइट. द बांग्लादेश फ्लैग वेसल MV Desh Bangla carrying stone aggregates was flagged off by Minister of State of Ports, Shipping and Waterways Shri Shantanu Thakur from Maya Inland Customs Port in West Bengal, right. This marks a new chapter of bilateral cooperation between India and Bangladesh in lines with India's Act East policy, right. चलिए नेक्स्ट है इंडिया प्लान्स डेवलपमेंट ऑफ 6 मेगा पोर्ट्स. तो हमारे पास 6 मेगा पोर्ट्स होंगे बाय 2047. In a recently policy update, the Ministry of Port, Shipping and Waterways outlined ambitious plans of 6 coastal megaports by 2047 in line with Maritime India vision. The policy underscores expanding economic and strategic interest in the Indian Ocean region. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेस यूपीआई पेमेंट सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशियस. तो कहां पर लागू कर दी गई है, यहाँ पर इनिशिएट करी गई है यूपीआई की सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशियस. India launched UPI payment services in Sri Lanka and Mauritius during a virtual ceremony attended by PM Modi and the top leadership of two nations. The move enables UPI settlement services for Indian nationals traveling to these countries and for Mauritius nationals visiting India. तो हमारे लोग जो वहां पर जा रहे हैं और जो हमारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अब सब UPI की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फोकस सेक्टर्स फॉर 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स टारगेट. इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 6 सेक्टर्स. कौन कौन से 6 सेक्टर्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, टेक्सटाइल्स है, मेरीन एंड एग्रीकल्चर है, टॉयज एंड फार्मास्यूटिकल्स. दैट कुड हेल्प द कंट्री अचीव ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स 1 ट्रिलियन. तो 1 ट्रिलियन का जो हमारा ड्रीम है, ये 6 सेक्टर्स जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. By the fiscal year 2030, as per a study by the Ministry of Commerce and Industry, these sectors have the potential to reach 670 billion in export by 2030, compared to India's total good export of $451 billion in 2023. ठीक है, ये सेक्टर्स आप याद रखिएगा. और कब तक का हमारा एम है? 2030 तक का. नेक्स्ट इज इंडिया सरपासेस हांगकांग एज वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट. ठीक है, किसको हमने पीछे कर दिया है? हांगकांग की स्टॉक मार्केट को. इंडियाज इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज सरपास्ड हांगकांग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट ग्लोबली. फेवरेबली डोमेस्टिक ग्रोथ डायनेमिक्स कंबाइंड विद ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो हैव पावर्ड इंडियाज मार्केट रैली. तो हमने कितना क्रॉस करा है? इट इज 4 ट्रिलियन माइलस्टोन. कब? एज ऑफ January 23rd, द टोटल वैल्यूएशन कंपनीज लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज reached 4.33 trillion. This surpasses Hong Kong's जो कि 4.29 trillion है. ठीक है. The achievement caps India's rapid stock market expansion. Its market cap doubled from 2 trillion in just 4 years. तो मात्र 4 साल में जो हमारा मार्केट कैप है वो डबल हो गया है, and now it is 2 trillion. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म. यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल announced that the upcoming Trade Connect e-platform to boost MSME and startup participation in exports. It was announced at the second meeting of the reconstituted Board of Trade. The portal aims to promote exports by small and medium traders and will be operational in 3 to 4 months. Next, we have Jute Corporation of India launches Part Mitro app. ठीक है, हमें पता है कि इंडिया जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. तो यहाँ पर ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है पार्ट मित्रो ऐप फॉर जूट फार्मर्स. द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द सपोर्टिंग जूट फार्मर्स बाय लॉन्चिंग पार्ट मित्रो ऐप. रचना शाह सेक्रेटरी, कौन है ये? Secretary Ministry of Textiles inaugurated the app, which aims to provide essential knowledge to farmers for optimal jute cultivation and increased income. ठीक है. Next, India leads global remittances. According to the latest report from the World Bank, India is set to become the largest recipients of remittances, with inflow expected to increase from 12.4 to 125 billion in 2023, constituting
3.4% of the country's gross domestic product, right? चलिए नेक्स्ट, UNCTAD increases India's 2023 growth forecast to 6.6%. ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहले क्या थी? अब 6.6 है, पहले क्या थी? 6%। However, it anticipates a slightly slowed down 6.2% growth in 2024. ये सिंपल फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मिजोरम टू एक्सपोर्ट bird's eye chili to US. The bird's eye chili is widely used in Asian cuisines. The chili is also called Thai chili. और क्या कहा जाता है? इसको थाई चिली बोला जाता है, और ये नेटिव है मैक्सिको की। The Spanish and Portuguese people spread the chili all over the world. The chili variety has received a GI tag from GOI, Government of India. किस स्टेट के पास है? द स्टेट ऑफ मिजोरम इज टू एक्सपोर्ट द चिली वेराइटी। कहाँ भेजा जाएगा? याद रखिए, यूएस में। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ बेसिक ट्रेड अवेयरनेस को लेकर स्टैटिक एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आंसर नीचे स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज IBRD को और क्या बोलते हैं? इट इज द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 1870 एंड एंडेड विद वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, which is the right sequence of stages of internationalization? So the correct answer would be domestic, then international, then multinational, global, and then transnational. That is the correct order or the correct stages. Next is, ultimately dash was replaced by the dash on 1st Jan 1955. It was GATT was replaced by WTO. तो WTO का पहले ही नाम GATT था। ठीक है, और बाद में वो WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Dash is the application of knowledge which redefines the boundaries of global business. It is technology. Subsidiaries consider the regional environment for policy or strategy formulation is known as regiocentric approach. ठीक है, according to Dash, the holdings of a country's treasure primarily in the form of gold constitute its wealth. इसको क्या बोला जाता है? It is called as mercantilism theory. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन किस चीज को रेफर करते हैं? इट इज रेफर टू एज अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, जहां पर किसी कंट्री के पास कोई सरप्लस है तो वो दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहा है, और किसी चीज के पास किसी की पॉसिटी लैक है तो वो उस चीज को इंपोर्ट करता है। तो ऐसे सारी कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डैश इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। तो इनमें से कौन सी नहीं है? इट इज यूनिलीवर। एशियन पेंट्स इज एन इंडियन, Piramal is an Indian, and Wipro is also Indian. So the correct answer would be Unilever. Which of the following is not a force in the Porter 5 forces model? तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? It is the complementary products. Rest of them are a part of Porter 5 forces model. ठीक है, की कंट्रोलेबल फैक्टर्स इन ग्लोबल मार्केटिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल मार्केट में? सो इट इज मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्लान्स। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। Dash Corporation produces in the home country or in single country and focuses on marketing these products globally or vice versa. इसको क्या बोलते हैं? This is called as global corporation, right? The Dash company produces, markets, invests and operates across the world. इनको बोलते हैं ट्रांसनेशनल। ठीक है, ऐसी कंट्रीज को जो कि ऐसी कंपनी जो कि प्रोड्यूस करती हैं, मार्केट करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, ऑपरेट करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको ट्रांसनेशनल बोलते हैं। डैश इज द फर्स्ट स्टेप टू इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। पहला क्या है? इट इज द लाइसेंस।
ठीक है। SME स्टैंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। OECD की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? इट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दिस इज द करेक्ट full form of OECD. Dash is the payment method most often used in international trade, which offers the exporter best assurance of being paid for the product sold internationally. It is the letter of credit. ये काफी important question है. It is letter of credit. This is a payment method. Next is NAFTA stands for. It stands for North American Free Trade Agreement. ठीक है. As per IMF, balance of payment manual, import and export of goods should be presented on, किस चीज पर प्रेजेंट होने चाहिए? They should be presented on FOB basis. As per the IMF, balance of payment manual, the recommendation basis of presenting imports and export is typically the free on board basis. Which of the following approaches of BOP explains the relationship between domestic output and trade balance? It is the absorption approach. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बाकी सारी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ओनली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रेफर्ड टू एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यूज ऑफ इट्स इंपोर्ट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो किसकी बात करी जा रही है? वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट, जो उसकी एक्सपोर्ट की वैल्यू होती है, और जो उसकी इंपोर्ट की वैल्यू होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन अ countries goods and the balance of trade between its services are sometimes reported separately. The trade balance, also known as the international trade balance, commercial balance और net export, ये इसी के नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा, is a term used to describe the balance of commerce. The total value, जो total value होती है of export minus the total value of imports is a simple method for determining BOT, which is balance of trade. It is a metric used by economists to assess the country's economic strength. तो जो टोटल वैल्यू होगी एक्सपोर्ट की, उसको माइनस कर दिया जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से, तो आप पता लगा सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है। और ट्रेड डेफिसिट, अगर डेफिसिट होगा, अगर आप लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो दैट वुड बी अ डेफिसिट। और अ नेगेटिव ट्रेड इज व्हेन अ कंट्री बाइज मोर, जब वो खरीदती ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम करती है, ठीक है। ट्रेड सरप्लस या जिसको ट्रेड पॉजिटिव बोलते हैं, वो क्या सिचुएशन होती है जिसमें आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द आइटम्स ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर, these are flow variables. Next, from which of the following country does India import the maximum amount of tea? तो हम सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ टी कहां से लेते हैं? We take it from Nepal. A nation that has positive net export enjoys a trade surplus. ये अभी हमने डिस्कस करा था कि अगर आप नेट एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, देन आपका जो ट्रेड बोला जाएगा दैट वुड बी अ पॉजिटिव ट्रेड और सरप्लस ट्रेड। Improvement in the balance of payment deficit may be affected through, it would be affected through all of these: import controls, export promotions, ठीक है, इंपोर्ट को कम करा जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करा जाए और डिवैल्यूएशन करी जाए। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, बी, सी एंड डी, विच इज फर्स्ट। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी? तो इंडियन टी सबसे ज्यादा कौन लेता है? इट इज इंपोर्टेड बाय रशिया। रशिया हमसे सबसे ज्यादा टी इंपोर्ट करता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड द इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड? तो ये कौन करता है? दिस इज डन बाय DGFT।
DGFT full form Directorate General of Foreign Trade in India. Therefore, among the options provided, institution that issues the import-export code is DGFT. It is the apex body in India that deals with matters related to foreign trade and exports. It operates under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Right? Chili next. Consider the following components: foreign currency assets, gold stocks of RBI or SDR, special drawing rights. Which how many of the above are part of foreign exchange reserves? So ये काफी important question है, please do mark it important. ये काफी एग्जाम्स में भी पूछा गया है पहले. तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, these are a part of foreign exchange reserves. ठीक है. Next, the foreign direct investment was increased from dash during the implementation of new economic policies in 1991. So it was increased from 40 to 51%. Which of the following is concerned with trade unions? It is INTUC. Right? Next. Which of the following is not a trade barrier? तो इनमें से कौन सा ट्रेड बैरियर नहीं है? This is export security. तो करेक्ट आंसर ये है क्योंकि नॉट पूछा है. तो बाकी सारी जो कि सब्सिडीज है, एम्बार्गो है और टैरिफ बैरियर्स है, ये सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं. ठीक है. Which of the following constitutes India's major import item? इनमें से which of the following? So it would be crude oil. ये मेजर इंपोर्ट आइटम है जो कि हम लेते हैं. ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, TFA जिसको बोलते हैं, ये किसके द्वारा प्रपोज करा गया था? दिस वाज प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस का सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या है? दिस इज अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. तो वो सारे गुड्स जो आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका इंपोर्ट ना करना, क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं. ठीक है. सेल्फ रिलायंस का मतलब वही तो होगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं उन गुड्स को अपनी कंट्री में ग्रो करने की. अगर हम बोला जाए कि हम अपनी कंट्री में मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन नहीं हुआ सेल्फ रिलायंस का. जिस चीज के लिए हम केपेबल हैं उसको अपने फुलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, तब जाके हम सेल्फ रिलायंट बनते हैं. सो हमको अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज अ इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस. ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट इज which one of the following continents accounts for the maximum share in exports from India? ठीक है. So it is Asia. India's export share. India is a South Asian nation that shares land borders with China, Nepal and Bhutan to its northeast, Burma and Bangladesh to its east and Pakistan to its west. So India exported around this much worth of goods around the globe in 2019. That reflects a 22.3% gain from 2018 to 19. According to the continental share, almost half of India's exports by value were delivered to fellow Asian countries. तो almost half हम Asian countries को देते हैं. ठीक है. और बाकी 19.3% were sold to the European importers. So सबसे बड़ा जो हमारा import जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है एशियन कंट्रीज और उसके बाद हमारी यूरोपियन कंट्रीज है. राइट. उसके बाद 18.8 टू द नॉर्थ अमेरिका एंड अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ वेंट टू अफ्रीका विच इज 9.1% एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EPZ, सेट अप इन द वेस्ट बंगाल? सो इनमें से कौन सा है? फरक्का, मिदनापुर, हल्दिया या फिर फाल्टा? It is the Falta. Falta Special Economic Zone. Earlier, FEPZ was set up by the Government of India in the year 1984. This has now come under the purview of CEZ, which is Special Economic Zone Acts and Rules, with effects from 10th February 2006 in the term Government of India Notification. Export Processing Units are specialized area. ये specialized area होते हैं एक country में जहाँ पर tariff जो है वो eliminate कर दिए जाते हैं in the hope of attracting FDI, ताकि foreign जो है वो foreign investments आए. Asia's first EPZ was set up in Kandla 1965.
and 7 more zones were set up thereafter. However, the zones were not able to emerge as effective. तो उस टाइम पे वो effective नहीं हो पाए थे. While correcting the shortcomings of EPZ model, some new features were incorporated in the special economic zone. ठीक है, जो कि 2000 में लाए गए थे. Next is when export are higher. Export ज़्यादा है then the import. It is known as a situation of, ये अभी हमने just discuss करा. Similar question है, differently पूछा जा रहा है. So it would be trade surplus. Import ज़्यादा होगा, export कम होगा, then it would be trade deficit. चलिए next. अब ये जो terms थे इनको discuss करते हैं. Trade deficit. A trade deficit occurs when a country imports more goods. Import ज़्यादा कर रहे हैं and services than its exports. It is calculated by subtracting the value of a country's export from the value of its imports. A trade deficit can be a sign of a strong economy. ठीक है, a trade deficit जो है can be a sign of strong economy as it indicates that consumers have sufficient resources to purchase more goods than are produced domestically. Fiscal deficit क्या होता है? A fiscal deficit occurs when a government spends more money than it collects. तो जितना उन्होंने collect नहीं करा है उससे ज्यादा वो spend कर देते हैं. Then it is a situation of fiscal deficit. और ये कैसे calculate करी जाती है? By subtracting total government revenue, जितना उनको revenue earn हुआ है from total government expenditure, और जितना उन्होंने खर्चा करा है. A fiscal deficit can be financed by borrowing money from domestic or foreign sources by printing money. ठीक है. नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू सरप्लस. रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है? ये इट अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट कलेक्ट्स मोर रेवेन्यू देन इट स्पेंड्स. तो जितना गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करती उससे ज्यादा जब रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है उस सिचुएशन को बोलते हैं रेवेन्यू सरप्लस. राइट. इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है? बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू. जस्ट अपोजिट है फिस्कल डेफिसिट का. और अ रेवेन्यू सरप्लस कैन बी यूज्ड टू पे ओन डेब्ट, इन्वेस्ट इन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है तो आप उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? डेब्ट में, डेब्ट देने में, पब्लिक गुड्स यूज करने में, या फिर टैक्स कट्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू एक्सपोर्ट. ठीक है. व्हाट डज इट अमाउंटेड टू? एक्सपोर्ट. अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज. इंडिया अचीव इट्स हाईएस्ट ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ $776 billion. तो India recently clocked its all-time highest figures in both the categories of exports, merchandise and services. India exported total value of $776 billion in 2022 to 2023, nearly doubled compared to the export levels in 2013 to 14. Merchandise exports took a large share of almost $450 billion, while services also contributed in equal terms, clocking 326. So ये जो ऊपर का था ये सर्विसेज का है डाटा. एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टुक अ लार्जर शेयर. कितना? 450. तो ये मिला के कुल 776 बिलियन हुआ. एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैव राइजन टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ नियरली 53 बिलियन. तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़े हैं. राइट. और ये ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं, टोटलिंग अप टू $776 बिलियन. अब देखते हैं टॉप 10 डेस्टिनेशंस ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है. सबसे ज्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट इज टू यूएसए. ठीक है. देन वी हैव यूएई, नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूके, सऊदी अरेबिया एंड हांगकांग एंड देन जर्मनी. ठीक है. ये टॉप 10 डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट की. राइट. चलिए नेक्स्ट. टॉप कंट्रीज इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम. और हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से करते हैं? सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट भी यूएसए से करते हैं. राइट. देन चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड रशिया. राइट. ये वैल्यू. अच्छा, ये जो डाटा है ये हम मॉनेटरी टर्म्स में कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मॉनेटरी टर्म्स में हम किससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं. राइट. चलिए नेक्स्ट. अब देखते हैं टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया. तो हमारे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को. तो सबसे पहले तो हमारा आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स.
कितनी वैल्यू है? $61.2 बिलियन। और हम किन कंट्रीज को करते हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर, चाइना। ठीक है। The demand for these products has remained robust. Countries seeking reliable energy sources to fuel the growth. ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ज्वेलरी, इट इज ऑफ $41.2 बिलियन। कंट्रीज कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, यूएई, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल, वर्थ $14.5 बिलियन। अब एज अ रिजल्ट दे आर हाईली रिगार्डेड इन की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। कौन सी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है? साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप एंड मिडल ईस्ट। नेक्स्ट वी हैव मशीनरी, $13.6 बिलियन। कहां पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? वी एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स, देन यूएई, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड चाइना। ठीक है। इंडियन मशीनरी एक्सपोर्ट showcase an impressive assortment of products such as agriculture machinery, construction equipments, textile machinery and industrial machinery. उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है बायोकेमिकल्स का। कितना? $12 बिलियन का। कौन सी कंट्रीज में हम करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स अगेन, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल्स अमाउंटिंग टू $100.7 बिलियन। कौन सी कंट्रीज में हम ये करते हैं? सो द कंट्रीज आर इन मेंशन्ड हियर, बट ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सीरियल्स, $10.1 बिलियन। कंट्रीज कौन सी? साउथ अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, नेपाल एंड बांग्लादेश। देन वी हैव आयरन एंड स्टील अमाउंटिंग टू $9 बिलियन। कंट्रीज कौन सी हैं? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड द मिडल ईस्ट। देन वी हैव टेक्सटाइल्स अमाउंटिंग टू $9 बिलियन। ठीक है। एंड एट लास्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, यूके, जर्मनी एंड चाइना। तो अब कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो इनमें से किसका है? वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट। तो इन तीनों के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया रैंक्स द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन। तो इन चीजों के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस, फिश, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। जूट की बात करी जाए तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मेजर इंडस्ट्री है इन द ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल। India is one of the largest producer of products. The production process in the jute industry goes through a variety of activities, include cultivation of raw jute, processing of jute fibers, spinning, weaving, bleaching, dyeing, finishing and marketing of both the raw jute and the finished product. और जू सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट अराउंड 40 lakhs फार्म फैमिलीज को, जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है 2.6 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स को एंड 1.4 लाख टू द टर्शरी सेक्टर, राइट। एंड ऑल्सो अर्न वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं जूट को, क्योंकि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो हमको काफी हाई अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज आता है। अब जो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेजर सी पोर्ट्स की, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रेड कहाँ कहाँ से होता है, किन पोर्ट से होता है, तो हमको मेजर सी पोर्ट्स देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीनदयाल पोर्ट इन कांदला। ठीक है। देन वी हैव मुंद्रा पोर्ट, पोरबंदर, वीरावल, भावनगर काफी इंपॉर्टेंट है, भरूच एंड सूरत, ये सारे गुजरात में मेंशन है। देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये काफी ओल्डेस्ट और काफी बड़ा पोर्ट है। देन वी हैव रत्नागिरी, पन्नाजी इज इन गोवा एंड मर्मगांव पोर्ट। देन मंगलुरु पोर्ट, कोची एंड अलापुजा। देन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट वी हैव तूतिकोरिन, नागपट्टनम, चेन्नई कोस्ट, एन्नोर, कटापुली, कृष्णपट्टनम, मचिलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, पारादीप इन ओडिशा एंड हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। आप इनको याद रखें कि कौन से कोस्ट जो पोर्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइड पे हैं एंड कौन से ईस्टर्न साइड्स पे हैं। और ये भी याद करने की कोशिश करें कि कौन से जो पोर्ट है वो कौन से स्टेट में लाई करते हैं, राइट।
प्लीज गो इट थ्रू ट्वाइस एंड आपको सारे स्टेट्स और पोर्ट्स जो है याद हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पोर्ट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट? इट इज द मुंबई, राइट। ये मुंबई जो है, मुंबई जो पोर्ट है, ये बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट है। नेक्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट अमंग द मेजर पोर्ट्स? सबसे पुराना कौन सा है अमंग द मेजर पोर्ट्स? हमारे टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है, उसमें सबसे पुराना जो है इट इज द कोलकाता पोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली? सो वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स। पोर्ट ब्लेयर जो है वो नोटिफाई करा गया था एज अ मेजर पोर्ट इन 2010, बट बाद में उसको हटा दिया गया, ठीक। सो करेंटली वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स। What is the name of the world's largest ship graveyard? It is the अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड। कहां पर है? गुजरात में, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? सो इसका पुराना नाम क्या था? नावा शेवा। दिस वाज द ओल्डर नेम एंड नाउ इट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। विच पोर्ट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट हिंटरलैंड? सो इट्स अगेन द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा पोर्ट है। Which port in India has a free trade zone? This is the Kandla port and Kandla port अभी हमने जस्ट डिस्कस करा है। आप लोग मैप में देखिए कि इसकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। चलिए, विच पोर्ट इज द डीपेस्ट इन इंडिया? तो सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? दिस इज डी, गंगावरम पोर्ट। कहां पर है? विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। आगे क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट? सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? दिस इज द मुंद्रा पोर्ट। Recently, Mundra Port has overtaken the state-run Jawaharlal Nehru Port Trust to become the country's largest container gateway by handling 5.6 million 20-foot equivalent units, posting a growth of 18% compared to the last year. Right? The correct answer would be Mundra Port. Next is what is the second largest container port? तो अब second largest कौन सा है? This is the Chennai Port. Right? Which is the largest natural port? सबसे बड़ा natural largest port कौन सा है? Natural port कौन सा है? This is the Mumbai port. This is the natural port. ठीक है, and it is largest among the natural ports. Which is the largest artificial port? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में नेचुरल पोर्ट की बात करी थी, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है सबसे बड़ा। सो दिस इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको पहले नावा शेवा बोलते थे। विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड? तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो सबसे ज्यादा कार्गो की वॉल्यूम को हैंडल करता है? दिस इज दीनदयाल पोर्ट और कांदला पोर्ट। इसका रिसेंटली नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। At the end of the fiscal year 2020, the total volume of cargo handled at the Deendayal port in India was more than 120 million metric tons. So the correct answer would be Kandla. Which is the India's largest port by size and shipping traffic? So this is again Mumbai port. Which is the India's largest commercial port? सबसे बड़ा commercial port कौन सा है? This is again Mundra port. ठीक है। Which is the largest post on the east coast? अभी मैंने आपको बोला था कि आप लोग याद कर लिएगा कि कौन से वेस्ट कोस्ट पे हैं और कौन से ईस्ट कोस्ट पे हैं। तो ईस्ट कोस्ट पे सबसे बड़ा जो पोर्ट है दैट इज द चेन्नई पोर्ट, राइट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया? सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट कौन सा है? इट इज द अदानी पोर्ट। कहां पर? मुंद्रा। द पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ शोर्स ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा। कहां पर? गुजरात में। सो ये सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। नाउ विच वाज द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ईपीजेड? इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोलते हैं। सो दिस वाज द कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, right? Which organization provides integrated dredging service to major ports in India? This is the Dredging Corporation of India Limited. Next, what was the first port built in India after the independence? तो independence के बाद सबसे पहला पोर्ट कौन सा बना था? This was the Kandla port.
was constructed in 1950s as the chief seaport serving Western India due to partition of India leaving the port of Karachi in Pakistan. तो पार्टीशन के बाद जो कराची का पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हमको एक इम्पोर्टेंट पोर्ट चाहिए था, एंड देन वी कंस्ट्रक्टेड कांदला पोर्ट इन गुजरात, राइट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हमने रीसेंट करंट अफेयर्स देखे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड थे। हमने देखा कि हमारे मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं, हम मेजरली कौन सी आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं। देन वी डिस्कस कि हमारे जो ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, मैप पर डिस्कस करा कि ईस्टर्न साइड पे कौन से हैं, वेस्टर्न साइड पे कौन से हैं, एंड वी डिस्कस्ड एमसीक्यूज रिलेटिंग टू द पोर्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल एंड थैंक यू सो मच।